हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हासू। तो हमने जो एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी अभी, सीरीज़ एनसीईआरटी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी। तो हमने कल पढ़ा था एनसीईआरटी 6 का चैप्टर वन था क्या, कब, कहाँ और कैसे। एक बार इसको समराइज़ कर देता हूँ मैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। ठीक है, कल हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम अपने अतीत के बारे में जानते हैं। अतीत के बारे में जानने के संदर्भ में हम आगे देखते हैं कि हमारे पूर्वज, जो हमारे आरंभिक मानव थे, वो लोग कहाँ रहते थे, वो किस तरीके से थे। वो संग्राहक, आखेटक थे। उन्होंने सबसे पहले कौन से अनाज उगाए थे, गेहूँ, जौ। उनके पालतू जानवर कौन कौन से थे, और सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया। अच्छा, एक चीज़ और बताना है आपको। सबसे पहले चावल की खेती किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसका साक्ष्य हमें मिलता है विंध्य पर्वत के उत्तर में, और गारो खासी हिल्स के क्षेत्र में हमको क्या देखने को मिलता है? चावल उपजाए गए थे। जो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर का क्षेत्र था, यहाँ पे एक जगह आता है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। और लहुरादेव कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। यहाँ पे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम चावल के साक्ष्य। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो नगर सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे फली फूली, और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिंधु नदी के और सहायक नदियों के किनारे, और जो गंगा नदी और गंगा नदी के सहायक नदियों के किनारे जो विकास हुआ नगरों का, वो 2500 ईसा पूर्व में हुआ। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो गंगा के जो दक्षिण में जो भाग है, जिसको हम बिहार बोलते हैं, बिहार में एक राज्य था जो कि सबसे पहला सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य था, जिसे हम मगध बोलते हैं। मगध के बहुत सारे शक्तिशाली राजा हुए, जिनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने इस तरीके से अपना चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 में है, चैप्टर 2 का टाइटल है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसका अर्थ ये है कि जो हमारे प्रारंभिक मानव थे, वो आखेटक से, खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक की तरफ कैसे बढ़े, किस तरीके से इनका विकास हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। पहला पॉइंट हमारा है, हम एनसीईआरटी को अक्षर सा नहीं पढ़ने वाले। हमारे इस सीरीज़ में हम इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उस पर ध्यान देंगे। बाकी किताब आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है तो आप अक्षर से एक तरफ से दूसरे तरफ तक आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे पॉइंट को कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, हमारे जो आरंभिक मानव थे वो इधर उधर घूमते थे। आखिर वो इधर उधर घूमते क्यों थे, इसके बारे में हमको देखना है। देखिए, जो इस उपमहाद्वीप के 20 लाख साल पहले रहा करते थे, जो हमारे आरंभिक मानव जो थे, मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था, आरंभिक मानव हमारे क्या थे? आखेटक थे। आखेटक मतलब होता है शिकारी थे। और क्या थे? संग्राहक थे। संग्राहक मतलब कलेक्टर, जो अपने भोजन को कलेक्ट करते थे। ठीक है, और हम इन्हें आखेटक और संग्राहक क्यों बुलाते थे? किसके आधार पर हम इन्हें आखेटक और संग्राहक बोलते थे? तो आमतौर पर खाने के लिए, मतलब भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर,
भोजन इंतजाम करने के आधार पर हम इन्हें क्या बोलते थे? आखेटक और संग्राहक। और जो आखेटक और संग्राहक आरंभिक मानव थे वो क्या किया करते थे? ये शिकार किया करते थे जंगली जानवरों का, मछलियों को पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे और फल, मूल, दाने, पत्तियों और अंडों को इकट्ठा किया करते थे। ठीक। जो हमारे आखेटक संग्राहक थे, जो हमारे आखेटक संग्राहक प्रारंभिक मानव थे, वो क्या किया करते थे? एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। एक जगह से दूसरी जगह वो जाते क्यों थे? इसके कई कारण थे। कई कारणों में कुछ चार ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिसको हम देखेंगे। पहला कारण क्या था? पहला कारण हमारा ये था कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे आरंभिक मानव थे, वो एक जगह पर एक से अधिक दिन तक नहीं रह सकते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अगर एक जगह पर एक से अधिक दिन रहेंगे तो वहाँ के जो आसपास में पौधे हैं, वहाँ के फल फूल हैं और जानवर जो थे उन्हें वो खा के समाप्त कर देते थे। जब वहाँ पे ये सब चीज़ों की कमी होने लगती थी तो उन्हें अपने भोजन को प्राप्त करने में समस्या होने लगता था। तो वो क्या करते थे? भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाने पर विवश होते थे और वो जाते थे। तो हमारा पहला कारण तो ये हो गया कि भोजन की कमी के कारण वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे। अब आइए देखते हैं हम दूसरा कारण क्या था। दूसरा कारण हमारा ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। मवेशी मवेशी मतलब गाय। जो गाय भैंस जो पालतू जानवर थे वो अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे। और इनको पालने वाले जो थे, जो जो हमारे आरंभिक मानव थे जो इन्हें पालते थे, वो भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। और जो अगर शिकारी जानवर है या फिर हिरन है, वो भी चरने के लिए या फिर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। तो उनके पीछे पीछे क्या करते थे? ये आरंभिक मानव भी जाते थे। क्या करने के लिए? उनका शिकार करने के लिए। तो इस तरीके से भी विस्थापन हुआ, एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण हमारा ये था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। एक मौसम का बदलाव, ठीक है, मौसम का बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण कारण था इनके एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करने में। जब ऐसा आज भी होता है कि कुछ आप दैनिक जीवन में देखिए, जो सब्जियां ठंडी में मिलती हैं वो हमें बहुत कम ही होती हैं जो गर्मी में मिलती हैं। तो इसलिए ये क्या करते थे कि मौसम आधारित चीज़ों को, जब फल फूल एक मौसम में बंद हो जाते थे तो वो किसी ऐसी जगह जाते थे जहाँ पे उनको भोजन की आवश्यकता पूरी होती थी उनकी। फिर आइए हम देखते हैं अपना चौथा कारण कि क्यों ये एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया करते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसको हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, बिना पानी का कोई भी मानव जाति या फिर कोई भी प्राणी जगत का जाति, कोई भी प्राणी जगत का प्राणी हो, वो जीवित नहीं रह सकता है। तो नदियों को, पानी, झरनों को और झीलों की खोज में क्या करते थे? ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वैसे तो कभी आपने ये नहीं देखा हो कि कोई नदी और झील जो है सूख गई हो, लेकिन कभी कभी कोई नदियाँ ऐसी होती थी जो मौसम आधारित होती थी, जिसमें पानी क्या होता था, बारिश के बाद ही मिल पाता था। तो ऐसी नदियों के किनारे जो इंसान बसे थे, जो हमारे प्रारंभिक मानव ऐसे नदियों के किनारे बसे थे, वो जब सूखा पड़ने लगता था तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर विवश हो जाते थे। तो हमारी ये चार महत्वपूर्ण कारण थे जब हमारे आखेटक संग्राहक जो थे, हमारे प्रारंभिक मानव जो थे, वो घुमंतू बने। पहला कारण था, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। पहला कारण था हमारा भोजन की तलाश में। दूसरा कारण था मवेशी के चारा और शिकार ढूंढने में। तीसरा कारण था मौसम के अनुसार बदलाव के कारण। और चौथा कारण था पानी की खोज में।
अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था पुरातत्वविद के बारे में। पुरातत्वविद कौन होते हैं? अतीत में बनी हुई, यहाँ पे देखिए, अतीत में बनी हुई और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला कौन कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक संग्राहक ने किया था उस टाइम पे? तो इनमें कुछ पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के औजार बनाए गए थे आरंभिक मानव द्वारा, वो पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ था। इनमें सबसे अधिक जो हथियार प्राप्त हुए थे वो पत्थरों के औजार थे। पत्थरों के औजार सबसे अधिक मिले थे। इनमें से औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता रहा होगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो औजार थे वो हड्डियों के, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। जो हथियार थे उनमें हड्डियों के और लकड़ियों के मुट्ठे, जैसे ये कोई हथियार है, ठीक है, इसको पकड़ने के लिए ये जो इनके मुट्ठे बनाए जाते थे ये किस चीज़ के थे? हड्डियों के और लकड़ियों के बनाए जाते थे। और जो औजार था वो भाले और तीरनुमा होते थे जिससे वो शिकार किया करते थे। और लकड़ियों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते थे? आरंभिक मानव लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। आप देख सकते हैं इधर किस तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है। जैसे पत्थरों के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दूसरा जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो इस तरीके से पत्थर के औजारों का यूज करते थे। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे आरंभिक मानव, आखेटक और खाद्य संग्राहक कहाँ कहाँ पे उनके होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं हमें। तो ऐसे बहुत से भारत में प्राचीन स्थल हैं, पूरा स्थल हैं जहाँ पे आखेटक और खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बहुत से जितने भी पुरास्थल, महत्वपूर्ण स्थल जो प्राप्त हुए वो नदियों और झीलों के किनारे प्राप्त हुए हैं। जैसे हम देख सकते हैं पूरा पाषाणिक काल युग में सबसे महत्वपूर्ण एक तो भीमबेटका है, कुरनूल, खुसकी, ये सब पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक, अच्छा, हम इसके बारे में भी अभी जानकारी आगे आपको बताएंगे कि जो आरंभिक मानव का काल था उसे हम पाषाणिक काल क्यों कहते थे, पाषाणिक काल ही क्यों कहते थे। तो आपको बताते चलता हूँ कि इन काल में, ये जितने भी काल रहे, प्राचीन काल थे, इनमें जो औजार यूज हुए थे वो मुख्यतः पत्थरों के बनाए जाते थे, इसलिए हम इन्हें क्या कहते थे? पाषाणिक काल। तो पाषाणिक काल भी कई पार्ट में डिवाइड हुए थे जिनको हम आगे अभी समझेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ जगहों पर क्या होता था कि बहुत अच्छे तरीके के पत्थर प्राप्त होते थे, तो इस वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ढूंढते हुए पत्थर को जाते थे। जैसे आप देख सकते हैं भीमबेटका, भीमबेटका जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे क्या पाई गई थी? यहाँ पे गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, जो कि पूरा स्थल है। और ये भीमबेटका की जो गुफा है ये नर्मदा घाटी के पास स्थित है।
तो भीमबेटका कहाँ पे है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। और पूरा स्थल है। एक नज़र हम डालते हैं शैल चित्रकला पे। शैल चित्रकला क्या होता है? तो शब्दों से हमें साफ पता चल रहा है, शैल मतलब होता है पत्थर और चित्रकला मतलब होता है ड्राइंग। तो पत्थर पे की जाने वाली कला, पत्थर पर की जाने वाली चित्र बनाई गई चित्र आकृति को हम क्या कहते हैं? शैल चित्रकला। तो जो आरंभिक मानव थे वो गुफाओं में रहते थे, और जिन गुफाओं में वो रहते थे वहाँ पर दीवारों पर क्या करते थे? चित्र बनाया करते थे। तो ये किस तरीके के चित्र कहलाए? शैल चित्र। इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? इनसे हमें उनके होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि यहाँ पे आरंभिक मानव निवास किया करते थे। मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में अधिकतम, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में अधिकतर ये शैल चित्रों के अवशेष और प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए, ये है भीमबेटका की गुफा जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए, अब हम देखते हैं पुरास्थल क्या होता है। पुरास्थल, पुरास्थल को भी हम इसके शब्द से समझ में आता है हमको कि पूरा, पूरा मतलब होता है प्राचीन। पूरा मतलब क्या होता है? प्राचीन। और स्थल मतलब जगह। तो प्राचीन जगह, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ बर्तन औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो ऐसे पुराने स्थल जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पुरास्थल कहते हैं। हम पुरास्थल के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि पुरास्थल ऐसे ऐसे कौन से पुरास्थल थे, ऐसे महत्वपूर्ण पुरास्थल थे जिनसे हमें आरंभिक मानव के बारे में साक्ष्य प्राप्त होता है। इनको हम अगले अध्याय में भी पढ़ेंगे। अभी हम अपने नए टॉपिक की तरफ आते हैं, आग की खोज। अच्छा, सबसे पहले जो राख का अवशेष हमें प्राप्त हुआ था वो कुरनूल गुफा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? कुरनूल। आपको मैप पे लिए चलता हूँ। ये जो आपको कुरनूल गुफाएं दिख रही हैं, आंध्र प्रदेश के पास कुरनूल की गुफाएं कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में। हाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे कुरनूल की गुफाएं थी। यहाँ पे सबसे पहले राख के अवशेष प्राप्त हुए थे। किस चीज़ के अवशेष प्राप्त हुए थे? राख के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो इसको हम याद रखेंगे। सबसे पहला राख का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ था? कुरनूल में। इसका मतलब ये है कि आरंभिक जो लोग थे वो आग जलाना सीख चुके थे। अब वो आग का उपयोग किस तरीके से करते थे, इसके बारे में भी हमको जानना है। आग का उपयोग वो किस तरीके से करते रहे होंगे? या तो प्रकाश के लिए करते रहे होंगे। पहले आरंभिक मानव क्या करता था? शिकार करता था और कच्चा मांस खाता था। लेकिन आग की खोज के साथ साथ वो क्या करने लगे? मांस को भूनने लगे। और जिस जानवरों से उन्हें खतरा महसूस होता था उनको दूर भगाने के लिए वो क्या करने लगे? आग का उपयोग करने लगे। आगे हम देखेंगे कि आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल क्यों कहा गया और ये कितने भागों में डिवाइड था। तो पूरा पाषाण ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? या पूरा और पाषाण से। पूरा मतलब होता है प्राचीन और पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो ये जो पूरा स्थल था यहाँ पे अधिकतर क्या प्राप्त हुए थे? पत्थरों के औजार प्राप्त हुए थे। अधिक मात्रा में पत्थरों के औजार प्राप्त हुए थे। पत्थरों के औजारों का महत्व था, इसलिए इस काल को पूरा पाषाण काल कहा गया। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान
माना जाता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, पूरा पाषाण काल इसका कालक्रम क्या था, 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक। अब पूरा पाषाण को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? पूरा पाषाण काल को भी हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला आरंभिक, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उत्तर पूरा पाषाण काल। मध्य, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। तीन भागों में डिवाइड हुआ। जो मानव इतिहास की 99% कहानी थी वो किस काल के दौरान घटित हुई थी? इसी पूरा पाषाण काल के दौरान घटित हुई थी। इस काल में क्या क्या परिवर्तन हुए हम देखते हैं। इस काल में हुए परिवर्तन को हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए थे, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जो बदलाव हुए थे उसे हम क्या बोलते हैं? मीजोलिथिक या मध्य पाषाण युग। क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण युग। इसका समय कब से कब था? 12,000 से 10,000 साल पहले तक माना। ये हमारा पहला था पूरा पाषाण काल। अब आ जाता है दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय कितना था? 12,000 से 10,000। ये जो कालक्रम है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्टली, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि मध्य पाषाण काल का कब से कब था साल? 12,000 वर्ष पहले से लेके 10,000 वर्ष पहले तक। और इस काल में सबसे अमूल परिवर्तन क्या हुआ था? इसमें जलवायु परिवर्तन हुए थे। क्या परिवर्तन हुए थे? पर्यावरणीय परिवर्तन, पर्यावरणीय बदलाव इसी काल में हुए थे। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मध्य पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, तो ये जो आरंभिक और मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल थे ये पूरा पाषाण काल के विभक्त भागों में से एक थे। पूरा पाषाण काल जब बटा तो ये 3 भागों में बटा था, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल है, लेकिन ये जो दूसरा है ये मध्य पाषाण काल है, जो जिसका समय कालक्रम था 12,000 साल से पहले से 10,000 साल पहले तक। अब जो 10,000 साल के बाद से स्टार्ट होता है, अच्छा, मध्य पाषाण काल को हम लघु पाषाण काल भी कहते थे। लघु पाषाण काल भी कहते थे, किस लिए? क्योंकि लघु पाषाण काल के जो औजार थे वो आकार में छोटे हो गए, इसलिए हम इसे माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण काल भी कहते हैं। इनमें क्या होता था? इनमें जो औजारें थी वो हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। हसिया और आरी इस तरीके से होते थे जिसमें धारदार बने होते थे। तो इस तरीके के औजार कब मिले हमें? लघु पाषाण काल में। अच्छा, इस काल में पूरा पाषाण काल के औजार भी इस काल में बनाते रह गए। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ नए तरीके के औजार बने, साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले भी औजार इस दौरान बनाए जाते रहे, जैसे जो बड़े औजार बनाए थे।
बड़े आकार के जो औजार थे वो भी बनते थे इसमें। आगे जो तीसरा हमारा काल आता है वो आता है नवपाषाण काल, जिसे हम नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। बदलती जलवायु, अगला हमारा टॉपिक है बदलती जलवायु। जलवायु 12,000 साल पूर्व, जब मध्य पाषाण काल था, उस टाइम पे जलवायु में बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुए और गर्मी अचानक से बढ़ने लगी। और गर्मी जब बढ़ी तो जो घास वाले मैदान थे वो ढेर, मतलब अधिकतर क्या होता है जब गर्मी बढ़ती है तो बरसात होती है। गर्मी बढ़ने से बरसात हुई और बरसात होने से घास वाले मैदान जो थे वो विकसित हुए। जब घास वाले मैदान विकसित हुए तो इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जितने भी जानवर थे उनकी संख्या क्या हुई, बढ़ी। वो क्या करते थे, घास वाले मैदानों में घास खाकर जिंदा रहते थे और उन्हें भोजन प्राप्त होता था। इस तरीके से क्या हुआ, जो लोग जानवरों का शिकार करते थे, जो लोग जानवरों का शिकार करते थे, शिकारी मानव, वो इनके पीछे पीछे आए और खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। जो कि जानवर कब क्या खाते हैं और किस तरीके से कब किस समय ये प्रजनन करते हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। जो हमारे आरंभिक मानव थे वो जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। अच्छा, तो ध्यान देने वाली बात है कि मछली इस काल में, मध्यपुरा पाषाण काल में, भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत था। अब जलवायु में अमूलचूल परिवर्तन हुए और इसके साथ खेती और पशुपालन का भी शुरुआत हुआ। अगला पॉइंट हमारा है खेती और पशुपालन का शुरुआत। अच्छा, देखते हैं। जो उपमहाद्वीप था, इसके विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान, ये इस प्रकार के अनाज जो थे वो प्राकृतिक रूप से, स्वयं से प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। जब ये प्राकृतिक रूप से उगे तो जो आरंभिक महिलाएं थी, आरंभिक मानव में जो महिलाएं थी, पुरुष पुरुष थे और जो बच्चे थे, वो इन अनाजों को बटोरना और इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिए। इनको इकट्ठा करते थे और साथ ही जब वो इकट्ठा किए तो वो सीखने लगे कि अनाज किस तरीके से उगाते हैं, कहाँ उगाते हैं और अनाज कब पककर तैयार होता है। इस तरीके से जब उन्होंने फसल उगाही के तरीकों को सीखा तो उन्होंने खुद फसल तैयार करना स्टार्ट किया और वो खुद फसल उगाना स्टार्ट करने लगे, जिससे वो धीरे धीरे क्या बने, कृषक बनने लगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से वो कृषक बने। सबसे पहले हमने देखा था कि 12,000 साल पूर्व जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो घास के मैदान विकसित हुए। घास के मैदान विकसित हुए, वर्षा में वृद्धि हुई। वर्षा में वृद्धि हुई तो लोगों को प्राकृतिक रूप से कौन कौन से अनाज प्राप्त हुए, प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए थे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि गेहूं, जौ और जो धान था वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त अनाज थे, जिनको बटोर कर या फिर जिनका जिनका संग्रह कर कर आरंभिक मानव इनके ऊपर रिसर्च करते थे कि ये कब पक कर तैयार होते हैं और कैसे बनते हैं। इस तरीके से वो धीरे धीरे कृषक के रूप में परिवर्तित होते चले गए। अब जब इंसान धीरे धीरे कृषक बना तो वो क्या करने लगे, अपने आसपास जो बचे हुए अनाजों के चारे हुआ करते थे उनको रखकर वो क्या करने लगे, जानवरों को आकर्षित करते थे
और जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाने के क्रम में आगे बढ़े। तो जब हम जानवरों और पालतू जानवरों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि आरंभिक मानव का सबसे पहला पालतू जानवर कौन रहा होगा। तो हमारे पूर्वजों का, हमारे आरंभिक मानवों का जो पहला पालतू जानवर था वो क्या था? कुत्ता। आपको कुत्ते की आवाज़ मेरे पीछे से आ रही होगी, मैं बहुत सॉरी फॉर दैट। आगे देखते हैं हम। धीरे धीरे ये क्या करने लगे? सबसे पहले तो इन्होंने कुत्ते को अपना पालतू बनाया, फिर इसके बाद भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक ये क्या करने लगे? पनाह देने लगे और इन्हें अपने झुंड में शामिल करते रहे। धीरे धीरे इनके पालतू जानवरों में वृद्धि होती चली गई और ये अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा करने लगे। सुरक्षा की दृष्टि से ये क्या बनते चले गए? पशुपालक। तो इस तरीके से जो आपने क्रम देखा, सबसे पहले मानव क्या था? संग्राहक, आखेटक। आखेटक मतलब फिर से बता रहा हूँ, शिकारी। फिर उसके बाद कृषक बना। कृषक के बाद आरंभिक मानव पशुपालक के तौर तरीकों से वाकिफ हुआ। और हम देखेंगे कि जो हमारी सबसे प्राचीन फसलों में कौन कौन से थे। सबसे प्राचीन फसल हमको याद रखना पड़ेगा, गेहूं। गेहूं और जौ, ये दोनों सबसे प्राचीन थे, जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बता रखा है। और सबसे पहले पालतू क्या थे? सबसे पहला पालतू था कुत्ता, देन भेड़ और बकरी। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है एक नवीन शैली। जब हमारा आरंभिक मानव आखेटक से कृषक बना और कृषक के बाद पशुपालक बना, तो इस तरीके से उनकी जीवन शैली में भी बहुत बदलाव आए। जैसे हम देखते हैं कि जब हम कोई बीज बोते हैं किसी खेत में, तो उनको विकसित होने में टाइम लगता है। या फिर जैसे कुछ दिनों में अगर कुछ सब्जियां हैं तो कुछ दिनों में, या फिर कोई अनाज है तो उसको पूरा विकसित होने में साल भी लग जाते हैं। इस तरीके से क्या करते थे जो हमारे आरंभिक मानव थे, वो भी पौधों को उगाने में और उनकी देखभाल करने में उनको बहुत लंबा समय सॉरी उनको बहुत लंबा समय देना पड़ता था। वो बीज को बोने से लेकर बीज को फसल बनने तक और फसल को पकने तक, पौधों की सिंचाई करने में, उनके जो खरपतवार है उनको हटाने में, और फसलों की जानवरों और चिड़िया से सुरक्षा करने में, इन सब में उनको उनका समय जाता था और उसमें समय लगता था। अच्छा, जब फसलें तैयार हो जाती थी तो उनमें कटाई, और फिर कटाई के बाद फसलों को संभाल कर रखने के लिए उन्हें भंडारण, मतलब अनाज को संभाल के रखने के लिए उनको भंडारण के बारे में भी सोचना पड़ता था कि वो उसको किस तरीके से संभाल के रखेंगे। और अनाजों के भंडारण के लिए ही उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। तो हमारे जो आरंभिक मानव थे वो अनाजों का उपयोग किस तरीके से करते थे? बीज के रूप में करते थे। फिर से नए फसल को उगाने के लिए बीज के रूप में अनाजों का प्रयोग करते थे। खाद्य के रूप में करते थे, खाने पीने के, और उपहार के रूप में एक दूसरे को उपहार स्वरूप, और भंडारण के लिए हमने आरंभिक मानवों ने क्या बनाया? बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन और गड्ढा खोदकर अनाजों का भंडारण किया।
हमारा अगला टॉपिक है जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। अच्छा, जो हम आरंभिक मानव जो जानवरों को जब उन्होंने पाला तो उनकी संख्याओं में वृद्धि होती गई, दिन प्रतिदिन उनकी संख्याओं में वृद्धि होती गई। वो जानवरों का देखभाल करते थे और देखभाल से उनकी संख्या भी बढ़ती थी। अच्छा, जानवरों से क्या क्या प्राप्त होता था? जानवरों से एक तो दूध प्राप्त होता था और जानवरों से मांस प्राप्त होता था। ये दोनों भोजन के स्रोत थे, अच्छे स्रोत थे। तो एक दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो पशुपालन था भोजन के भंडारण का एक तरीका था, चलते फिरते तरीका। हम क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अगर जानवर को लेके जा रहे हैं तो हमारे साथ भोजन भी, मतलब एक भोजन का स्रोत ही तो है। जानवर हमारे लिए भोजन के स्रोत के रूप में काम आते थे। आगे हम जानेंगे कि हमारे जो आरंभिक कृषक थे और आरंभिक हमारे पशुपालक थे वो कहाँ कहाँ पाए गए। तो आइए मैप के सहारे हम देखते हैं कि आरंभिक जो कृषक थे और पशुपालक थे वो कहाँ पाए गए। ये जो नौपाषाणी काल पूरा स्थल है, इसी में प्रारंभिक कृषक और पशुपालक रहा करते थे। यही काल है पशुपालकों का, शुरुआती पशुपालकों और कृषकों का। तो सबसे पहला मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरांद, दौजली हेडिंग, हतलूर, पय्यमपल्ली, ये सब क्या है? नौपाषाणी पुरा स्थल है जहाँ पर शुरुआती कृषक और पशुपालक के होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। हम देखेंगे कि जो पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी और दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ? उत्तर पश्चिम एरिया, आधुनिक कश्मीर, और पूर्वी दक्षिण भारत में। इन बस्तियों में, जो बस्तियां थी, इन बस्तियों में अनाजों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। इसलिए हम इन जगहों को कृषक और कृषक मानव के रूप में, साक्ष्य के रूप में मानते हैं। और यहाँ पर विभिन्न तरीके के जानवरों की हड्डियाँ भी प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे आरंभिक पशुपालक के होने के साक्ष्य के रूप में इंगित करते हैं। आगे हम देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। हमारा जो आरंभिक मानव था किस तरीके से अस्थायी जीवन से स्थायी जीवन की ओर बढ़ा। अच्छा, तो सबसे पहले जो आरंभिक मानव थे वो कंदराओं में, गुफाओं में अस्थायी तरीके से रहते थे। लेकिन जो पुरातत्वविद थे हमारे, उनको कई पुरास्थलों में झोपड़ी और घरों के निशान प्राप्त होते हैं, जैसे बुर्जहोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरास्थलों में से एक है जो कि कश्मीर में है। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था? गर्तवास। गर्तवास मतलब क्या होता है? गड्ढे के नीचे बने हुए घर, गड्ढों में
बने घर। इनके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? बुर्जहोम से। इसमें नीचे उतरने के लिए क्या बनी होती थी? सीढ़ियां बनी होती थी। और घरों में इन घरों को जमीन के नीचे क्यों बनाया जाता था? ये ठंड से हमें सुरक्षा प्रदान करती थी, जानवरों से सुरक्षा प्रदान करती थी, जो जंगली जानवर हुआ करते थे। अच्छा, इन जगहों पर जो औजारें प्राप्त हुई थी हमें, वो पत्थर के भी औजार मिले थे, लेकिन जो इनमें औजारें थी वो पूरा पाषाणकालीन उपकरणों से क्या थी? अलग थी। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? नवपाषाण काल युग के औजार। अच्छा, नवपाषाण काल युग में जो औजार थे वो पिछले जो मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल था उनके अपेक्षा क्या थे? इनमें धार थी, ये अधिक पैने थे, और इन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि पॉलिश किए हुए हथियार, अधिक पैने और धारदार हथियार किस युग में यूज हुए थे? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। ओखली, मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस काल में कुछ औजारें किससे बनाई जाती थी? हड्डियों की भी बनाई गई थी। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से औजार थे। ये बड़े बड़े औजार, फिर छोटे कुछ और नुकीले औजार हुआ करते थे। नवपाषाण काल के कई पुरास्थलों में मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे। कभी कभी इन पर अलंकरण किया गया था। अलंकरण मतलब सजावट हुआ करती थी। इनका प्रयोग, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हम किस लिए किया करते थे? हमारे आरंभिक मानव चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज को रखने के लिए क्या करते थे? वो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया करते थे। जो नवपाषाण काल युग के जो मानव थे वो कृषि के साथ साथ अब कपड़े भी बुनना जानते थे। क्या जानते थे? कपड़े बुनना भी जानते थे। क्यों? क्योंकि इनके जो फसल उत्पादन था, फसल उत्पादन में कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जाते थे। और अब सबसे अंतिम अपने पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ को पहले हम मैप पे देखते हैं। मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है? उत्तर पश्चिम का सबसे बाहरी इलाका मेहरगढ़। ये क्या था? ईरान जाने वाले रास्ते पर बोलन दर्रे के पास स्थित एक जगह थी। यहाँ पर सबसे पहले जौ, यहाँ पर सबसे पहले गेहूं और भेड़ बकरी पालना सबसे पहले यहीं के इलाकों के स्त्री पुरुषों ने सीखा था। तो सबसे पहले यहाँ पे जौ और गेहूं उगाए गए। यहाँ पर और भी ढेर सारे जानवरों की हमें साक्ष्य प्राप्त होती है, जैसे हिरण, सूअर, जंगली जानवरों और भेड़ बकरियों की हड्डियां भी हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। अच्छा, मेहरगढ़ में जो घर बने हुए थे उनकी आकृतियां चौकोर और आयताकार। घरों की आकृतियां कैसी थी? चौकोर और आयताकार प्रकार के घर प्राप्त हुए थे। प्रत्येक घरों में आप देख सकते हैं, ये इमेज है, 4 या इससे ज्यादा कमरे होते थे। और ये कमरे किस चीज के लिए यूज होते थे? भंडारण के लिए, अनाज भंडारण के लिए, या फिर और भी अपनी उपयोगी चीजों के भंडारण के लिए। अच्छा, यहाँ पे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो मृतक और सगे संबंधियों के सम्मान के लिए वो क्या करते थे? मृतकों के साथ कुछ सामान को, जैसे उनका जो इम्पोर्टेंट या फिर उनका
पसंदीदा कोई सामान रहा हो, वो अपने मृतकों के साथ उनके कब्र में रख दिया करते थे। मेहरगढ़ में कुछ ऐसी कब्रें हमें प्राप्त हुई हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे एक कब्र में मृतक के साथ बकरी के दफन होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मेहरगढ़ एक ऐसा पूरा स्थल है जहाँ पर मृतक के साथ एक बकरी के होने का साक्ष्य, बकरी को दफनाने का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। आप ये इमेज देख सकते हैं, ये इंसान है और ये उसके साथ बकरियां। इस तरीके से हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। मध्य पाषाण काल युग का काल 12,000 से 10,000 साल पहले, बसने की प्रक्रिया हमारा 12,000 साल पूर्व से, और मध्य पाषाण काल युग कब से प्रारंभ हुआ? 10,000 साल। मेहरगढ़ में बस्ती आरंभ कब हुई? 8,000 साल। मिलते रहेंगे आपसे श्रृंखला के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।